नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग आज न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो न्यायपालिका किस तरह कार्य करती है, इसका गठन कैसे हुआ और इसका इतिहास क्या है, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो न्यायपालिका क्या है, किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए न्यायपालिका क्या है। तो न्यायपालिका की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके इतिहास की बात करें, अगर हम न्यायपालिका का इतिहास क्या रहा, तो जब हमारे देश में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमारे देश में जब 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन करना शुरू किया कुछ समय बाद। तो जब शासन करना शुरू कर दिया तो उसी समय बंगाल में एक एक्ट आया पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, वो थे सर एलिजा इम्पे बनाए गए। और इस तरह से भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ कलकत्ता में। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट वर्तमान सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा अंतर था। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अंग्रेजी सत्ता में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती रही। और इसके बाद में आगे एक और आए, 1935 में एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। इस 1935 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, याद रखना 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना। तो एक संघीय न्यायालय यहाँ पर बना और एक सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर बना। इन दोनों सर्वोच्च न्यायालय याद रखना, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई। ये संघीय न्यायालय और वर्तमान के न्यायालय में अंतर है, क्योंकि इसे बोला जाता था फेडरल कोर्ट। इसे फेडरल कोर्ट बोलते थे क्योंकि हम लोग जानते हैं एक शब्द होता है संघ। संघ का अर्थ दो होते हैं, एक का मतलब होता है यूनियन, एक का मतलब होता है फेडरेशन। दो अर्थ होते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में संघ यूनियन लिए हुए है। अगर कहें भारत में क्या है, यूनियन है, फेडरेशन फेडरल नहीं है, यानी फेडरेशन नहीं है। यूनियन का मतलब होता है बंधा हुआ और फेडरल का मतलब होता है स्वतंत्र। तो याद रखना, यूनियन का मतलब समूह है और फेडरल का मतलब है स्वतंत्र। और फेडरल जो अपनाए हैं वो अमेरिका अपनाए है। अगर कहें किसका संविधान फेडरल के रूप में है तो अमेरिकी संविधान है। भारतीय संविधान यूनियन के रूप में है। अमेरिका का जो संविधान है वो फेडरल है और भारतीय संविधान है यूनियन है। लेकिन इसका जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी ये फेडरल के रूप में थी, यूनियन के रूप में नहीं थी। इसी संघीय न्यायालय ने बाद में
एक यूनियन न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था बाद में। तो इतनी अगर बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम कहें इसके बाद में जब देश आजाद हुआ, देश आजाद से पहले संविधान सभा में कुछ समितियां बनी थी। उन्हीं समिति के आधार पर भारतीय संविधान सभा में जब अंतिम बैठक हुई तो एक डेट और आती है 24 जनवरी 1950। ये 24 जनवरी 1950 जो आती है ये संविधान की अंतिम बैठक है। कहा जाए संविधान की अंतिम बैठक किस तारीख की हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस तारीख को जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो घटना आती है, एक तो यही हो गई संविधान की अंतिम बैठक, एक घटना आती है राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई थी। राष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें शपथ दिलाई गई। दूसरी घटना एक आती है इसी डेट को, राष्ट्रीय गीत, और एक घटना और आती है राष्ट्रीय गान, और एक घटना और इसी तारीख को भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी तारीख को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखना ये 24 तारीख, इस तारीख की ये डेटें ध्यान रखेंगे। और इसी तारीख को एक बात और हुई, जो उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश की भी स्थापना इसी तारीख को मानी जाती है। 24 जनवरी 1950 से मानी जाती शुरू होती है। तो याद रखना। तो इस तरह से कहें कौन सी एक डेट आती है। बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, इसी तारीख को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, यानी उत्तर प्रदेश अगर कहा जाए किस तारीख को 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस बनाता है, वो इसी तारीख से निर्धारित हुआ था। तो याद रखेंगे ये तारीख। तो हमें बात करनी है इस चीज से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को। ये मैंने पॉइंट एक्स्ट्रा बताए, अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तारीख को क्या हुआ था, यहाँ पर दो इनको यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान ने स्वीकार किया था। यानी आज से भारतीय राष्ट्रीय गीत ये होगा, यानी गीत जो था राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को स्वीकार कर लिया था इस तारीख को। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो ये डेट ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें पूरा, ये तो इतिहास की बात हुई। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे अस्तित्व में आया उनकी बात करेंगे अगर हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें अगर हम लोग, तो मैंने अभी बात कही 24 जनवरी 1950, लेकिन इसने कार्य करना शुरू कब किया, तो 28 जनवरी 1950 से इसने कार्य करना शुरू किया। तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसका कार्य करने का शुरू की डेट कौन सी मिलती है, ये दो डेट याद रखना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया और बाकायदा इसके अनुच्छेद आते हैं। तो इसके कुछ और विशेषताएं तीन ध्यान देना। सुप्रीम कोर्ट की विशेषता, एक तो इसे संविधान का संरक्षक कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का क्या कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। इसके बाद मूल अधिकारों का
संरक्षक कहा जाता है। मूल अधिकारों का भी क्या कहते हैं, संरक्षक कहते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। तो याद रखना, इनकी बात करें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू कब से किया, सुप्रीम संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं, और याद रखेंगे इसे। और एक पॉइंट और, इसे एकीकृत न्यायालय भी कहते हैं। एकीकृत न्यायालय, एकीकृत का मतलब है यूनियन। अब फेडरल नहीं है शब्द रहा, अब यहां पर शब्द क्या आ जाएगा, यूनियन कोर्ट। यूनियन कोर्ट अब यहां पर कहलाएगा, क्योंकि यूनियन कोर्ट ये है, भारत है, भारत फेडरल नहीं है, इसलिए यूनियन कोर्ट कहा गया, एकीकृत कहा गया। तो इस तरह से याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, इन सब की चर्चा की गई। तो आगे आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगला जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ अनुच्छेद आते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद, जो न्यायपालिका जो अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं कहाँ से, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद मिलते हैं। इनमें से हमें सभी अनुच्छेदों के बारे में चर्चा नहीं करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। जैसे कि अनुच्छेद पहला 124 का सेक्टर नंबर 1, 124 के सेक्टर नंबर 1 में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन, यानी सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, ये हमें एक बताया गया है। तो अगर कहें वर्तमान में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है, तो याद रखना, तो उसे कहते हैं 34। तो इसे लिखा कैसे जाता है, इसे कहते हैं 33+1। ये 1 का मतलब है सीजीआई, और सीजीआई का मतलब मुख्य न्यायाधीश। इसे क्या कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश। 33 क्या है, ये 33 अन्य न्यायाधीश हैं, और ये एक क्या है, ये एक सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश। इस तरह से अगर कुल कहें तो कुल 34 हो जाएंगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक गठन हो जाता है। अगर अगला अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 124 का सेक्टर नंबर 2, 124 का सेक्टर नंबर 2 में क्या बताया गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 124 के सेक्टर नंबर 2 में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी और कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। तो ये किसमें बताया गया, 124 के दूसरे सेक्टर में बताया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा होती है। और अगर राष्ट्रपति द्वारा होती है तो इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगर कहें ये त्यागपत्र किसे देंगे, त्यागपत्र भी ये अगर हटना चाहें तो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। तो हटना चाहे अगर हम ये, तो राष्ट्रपति से भी अपना त्यागपत्र देंगे, शपथ भी उन्हीं से लेंगे और त्यागपत्र भी उन्हीं को देंगे। तो राष्ट्रपति के लिए, इनके लिए अनुच्छेद 124 याद रखेंगे, 124 का सेक्टर नंबर 2 में, 124 के सेक्टर नंबर 2 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया गया। और इनको नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति द्वारा होती है। अगर कहें ये शपथ और त्याग पत्र किसे देंगे, तो राष्ट्रपति को अपना शपथ और त्याग पत्र देते हैं। आगे हम चर्चा करें तो इसी तरह से आगे चर्चा है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 124 का सेक्टर नंबर 3। अनुच्छेद 124 का सेक्टर नंबर 3 की बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद 124 के सेक्टर नंबर 3 में इनकी अहर्ताएं दी गई हैं। क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अहर्ता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो अहर्ताएं हैं उनके बारे में बताया गया कि अहर्ता कौन कौन सी इनकी होती है। योग्यता, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिससे वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकें। तो उनकी योग्यता कौन कौन सी? पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या मुख्य न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो या मुख्य न्यायाधीश रहा हो। तीसरी योग्यता उनकी होनी चाहिए 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में, 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकालत यानी वकील रहा हो, यानी उसी का अधिवक्ता रहा हो, वकील या अधिवक्ता रहा हो। चौथी योग्यता होनी चाहिए, चौथी योग्यता क्या देखें जरूर, राष्ट्रपति किसी विशेष कह सकते हैं जो राष्ट्रपति किसी विशेष कानूनी व्यक्ति को चुन सकता है। कोई विशेष कानूनी यानी उसके पास कोई विशेष कानून से संबंधित बहुत अच्छा ज्ञान है तो उसको भी राष्ट्रपति चुन सकता है। पहला याद रखना, नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक याद रखेंगे क्या होना चाहिए, न्यायाधीश रहा हो किसी भी हाई कोर्ट में। इसके बाद 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। इसके बाद में और राष्ट्रपति के नज़रों में वह एक विशेष कानून विद रहा हो, कानूनी अधिकार, कानून जानता हो, उसको भी राष्ट्रपति न्यायाधीश बना सकता है। तो याद रखेंगे 124 के अंतर्गत ये बात हो गई। 124 के 3 की बात की, 124 के 1, 124 की 2 की बात की। आगे बात करें 124 के 4 में क्या आता है। 124 के सेक्टर नंबर 4 की हम बात करें तो 124 के सेक्टर नंबर 4 में 124 के सेक्टर नंबर 4 में इसे हटाया भी जा सकता है। तो 124 के 4 में यही बताया गया है कि हटाना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना। कैसे हटाएंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को? तो उसका कारण कौन कौन होना चाहिए, कारण क्या होना चाहिए? तो कारण क्या हो जिसके हटा सकते हैं? एक तो कारण है कदाचार। क्या होना चाहिए? कदाचार, कदाचार का आरोप लगा दिया हो, या कदाचार के बाद दूसरा संविधान का उल्लंघन किया हो,
संविधान का उल्लंघन किया हो या संविधान में उस पर कोई कानूनी ऐसा कानून है जिसको वो निर्णय नहीं दे पा रहा हो, जिसे कहते हैं असमता, इस तरह से हटाया जा सकता है। ये 2 पॉइंट याद रखना। फिर भी सबसे ज्यादा कदाचार के बाद आती है, हटा कौन सकता है, तो हटाएगा कौन, तो हटाता है कौन, संसद। संसद हटा सकती है। संसद में किस तरह हटाया जाएगा, किसी भी सदन में 2/3 बहुमत द्वारा, किसी भी सदन में 2/3 बहुमत द्वारा अगर कोई एक सदन 2/3 बहुमत से उन्हें हटाने का प्रस्ताव ला रहा है तो दूसरा सदन 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत के पास होने पर हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत के पास होने पर क्या हो सकता है, इसे हटाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो मैंने कहा आपका किस अनुच्छेद में है, तो 124 के 2 में सुप्रीम कोर्ट को के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। हटाने का कारण मैंने कहा कदाचार या संविधान का उल्लंघन किया हो। तो हटाएगा कौन, तो हटाने का कार्य संसद करती है। संसद के किसी भी सदन में 2/3 बहुमत द्वारा लाया जाएगा और दूसरा सदन उसकी जांच करेगा 2/3 बहुमत से। अगर जांच के दौरान ये सही पाया गया तो हट जाएगा और जांच के दौरान सही नहीं पाया गया तो नहीं हटेगा। तो याद रखना, इस तरह से इसे हटाया जा सकता है 124 के 4 के अंतर्गत। आगे अगर बात करें अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद है 125। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में जो बात कही गई वो है वेतन और भत्ते की। किसकी बात कही गई, इसको कितना वेतन मिलेगा और कितना भत्ता मिलेगा। तो अगर हम वेतन की बात करें, वेतन, तो सीजीआई को जो वेतन है, सीजीआई का जो वेतन है वो मिलता है 2,80,000 यानी 2.80 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। और अन्य जो न्यायाधीश हैं, अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन कितना मिलता है, तो उनको वेतन मिलता है 2,50,000 यानी कह सकते हैं 2.5 लाख वेतन मिलता है। अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और सीजीआई को वेतन जो मिलता है 2,80,000 वेतन मिलता है। ये इनके वेतन की बात। तो ये वेतन दिया कहाँ से जाता है, सब जितना भी वेतन आता है वो सब संचित निधि से वेतन दिया जाता है। तो इन सबको भी वेतन कहाँ से दिया जाएगा, संचित निधि से ही वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 125 की बात हुई। आगे अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 126 की बात करें, अगर हम अनुच्छेद 126 की बात करें तो अनुच्छेद 126 में जब अनुच्छेद 126 में जब मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई किसी कारणवश अनुपस्थित हो या कोई बीमार हो जाए या कहीं चला जाए या उसे हटा दिया जाए, कुल मिला के सीजीआई का पद अगर रिक्त हो तो एक शब्द एक और आ जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुना जाता है, तो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब चुना जाएगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब चुनेगा, कब चुना जाएगा, जब
वर्तमान जो सीजीआई है अनुपस्थित हो या सीजीआई का पद खाली हो, पद रिक्त हो गया हो, सीजीआई का पद रिक्त हो गया हो, या वो कहीं चला गया हो, या उसको कुछ कारणवश बीमार हो गए हो, इस तरह से अगर उस स्थिति में पद अगर रिक्त हो जाता है तो अनुच्छेद 126 का उपयोग करके एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को चुन लिया जाता है 126 के अंतर्गत। तो इस तरह से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126 के अंतर्गत कब चुना जाएगा, तो याद रखना जब ये अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो तब चुना जाएगा। आगे बात करें, अनुच्छेद अगला आएगा 127। 127 में आता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश कब चुना जाएगा, तो देखें जरा, तदर्थ न्यायाधीश कब चुना जाएगा, जब न्यायालय में गणपूर्ति ना हो। न्यायालय में गणपूर्ति ना हो, गणपूर्ति का मतलब 1/10। हमारे संविधान में गणपूर्ति 1/10 ही है। कहीं पे भी पूछा जाए गणपूर्ति का अर्थ क्या है, 1/10। 1/10 का मतलब हमारे संविधान में जो न्यायाधीश हैं वो न्यायाधीश की संख्या कुल कितनी है, 34। 34 का 1/10 करेंगे तो याद रखना कितना, 3.4 आएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कभी भी न्यायालय अगर किसी को न्याय सुनाया जाएगा तो वहां पर बैठक अगर होगी तो 4 अगर न्यायाधीश उपस्थित नहीं हुए, 4 न्यायाधीश उपस्थित नहीं हुए तो वह सभा यानी कह सकते हैं न्याय वहां पर नहीं सुनाया जा सकता जब तक 4 न्यायाधीश उपस्थित ना हो जाए। गणपूर्ति का मतलब होता है, मैंने बताया, वहां पर 4 लोग उपस्थित होने चाहिए। 1/10 लोग तो उपस्थित होने ही चाहिए, तो 1/10 का मतलब 4 लोग। तो अगर गणपूर्ति जब ना हो, मैंने कहा तदर्थ न्यायाधीश कब बनेगा, तदर्थ न्यायाधीश कब बनेगा, तो जब न्यायाधीश में गणपूर्ति ना हो। गणपूर्ति का मतलब मैंने कहा 4 न्यायाधीश ना हो तब चुना जाएगा। तो इससे किसे चुना जाएगा, तो याद रखना वर्तमान सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के समान योग्यता रखने वाले, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के समान योग्यता रखने वाले न्यायाधीश को चुनेगा। याद रखना वर्तमान सीजीआई द्वारा क्या होगा, राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति से क्या लेगा, अनुमति लेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेगा और किसी हाई कोर्ट से चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट के समान अगर न्यायाधीश बनने की योग्यता होगी तो उसे न्यायाधीश चुन लिया जाएगा जिससे सभा चल सके। तो तदर्थ न्यायाधीश याद रखना 127 में है। और अगर कहा जाए मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो 126 में आता है। इस तरह से हिंदी की बात हो गई। आगे बात करें अगर हम लोग, तो ये किसकी बात हुई। अगला अनुच्छेद है 128। अनुच्छेद 128 क्या कहता है, अनुच्छेद 128
वर्तमान सीजीआई की वर्तमान सीजीआई द्वारा राष्ट्रपति, ये क्या करता है, वर्तमान सीजीआई जो करेगा, अगर हमारे संविधान में उसे कुछ ऐसा अनुभव चाहिए जो रिटायर्ड जो न्यायाधीश हो चुके हैं, उन रिटायर्ड न्यायाधीशों को अगर पुनः सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो किस अनुच्छेद का उपयोग करेंगे, 128 अनुच्छेद का उपयोग करेंगे। पुनः अगर सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो मैंने कहा वर्तमान न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीश को आग्रह करेगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्या करेगा, आग्रह करेगा, और वो आग्रह इसलिए करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में आए और अपने कुछ ऐसी बातें बताएं या अनुभव को बताएं और कुछ न्याय को सुलझाने में मदद करें। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो याद रखना 128 राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति द्वारा ऐसा होगा, तो याद रखेंगे 128 के अंतर्गत। इसके बाद अनुच्छेद आता है 129। अनुच्छेद 129 में क्या है, अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखी न्यायालय बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखी न्यायालय का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी का मतलब है जो भी न्याय, जैसे आज कुछ न्याय सुनाया गया, उस न्याय को लिख कर रख लिया गया। भविष्य में कभी भी अगर ऐसा ही कुछ केस आता है जो आज उसके बारे में सुनाया गया, उसी के आधार पर दूसरा जो आया केस है उसको भी उसी के आधार पर न्याय दिया जा सके, उसे हम कहते हैं अभिलेखी न्यायालय। तो वो लिख के रखता अभिलेख में, एक तरह से कह सकते हैं, इसलिए अभिलेखी न्यायालय बोला जाता है। तो 29 में क्या आता है, अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखी न्यायालय है, किस अनुच्छेद में बताया गया है, 129 में। इसके बाद अनुच्छेद 130 में, अनुच्छेद 130 में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित रहेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित की जाएगी। कोई कारणवश अगर कहीं स्थानांतरित हो तो वो कहाँ पर जाएगी, किसकी अनुमति से जाएगी, उसके बारे में कहाँ बताया गया है, 30 में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट स्थित का मतलब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, ये बताया गया। और किसी कारण से दिल्ली में बैठक ना हो पाए, कहीं दूसरी जगह बैठक हो, तो वो भी इसी में बताया गया है। यानी क्या गया, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, किसी कारणवश न्यायाधीश की बैठकें दिल्ली से बाहर राष्ट्रपति की अनुमति से होंगी। दिल्ली से अगर बाहर बैठक करनी है तो किसी कारणवश अगर दिल्ली से बाहर बैठक करनी है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की। ऐसी 2 बार घटना हो चुकी है। एक बार हैदराबाद में बैठक बैठी थी, एक बार श्रीनगर में बैठक बैठ चुकी है। ऐसी घटना 2 बार हो चुकी है। दिल्ली से बाहर बैठक हुई थी हैदराबाद में और श्रीनगर में, तो याद रखना हैदराबाद और श्रीनगर में। और इस तरह से 130 के अंतर्गत ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित होगी, दिल्ली में स्थित होगी। आगे बात करें, 28, 29, 30 हो गया। 30 के बाद में अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में जो बताया गया है वो क्या है,
अनुच्छेद 131 में, अनुच्छेद 131 में बताया गया है अगर किसी केंद्र सरकार किसी राज्य के साथ में कुछ विवाद हो जाता है, उस विवाद का सुलझाएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 131 के अंतर्गत बताया गया है। या दो राज्य आपस में किसी बात पर विवाद हो जाए, उस विवाद का भी निर्णय कौन देगा, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, भारत सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद, भारत सरकार या किसी राज्य के बीच विवाद हो जाए, उस विवाद का निर्णय इसमें बताया गया है कैसे निर्णय निकाला जाएगा। दूसरी बात, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो ये 131 बताया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 132 है। 125 में क्या बताया गया, अब यहाँ पर इनके कार्य बताए गए हैं किस तरह से ये कार्य कर रही है 31 में। 32 में क्या कार्य करेगी, 32 में कार्य करेगी संवैधानिक मामलों पर सुनवाई करेगी। अनुच्छेद 133 पर जो दीवानी या फौजदारी होते हैं, अनुच्छेद 133 पर यह क्या करेगी, दीवानी मामलों पर सुनवाई करेगी। अनुच्छेद 134 पर फौजदारी मामलों पर सुनवाई करेगी। इसके बाद अनुच्छेद बीच में 36 से 35 आता है, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 36 वाला याद रखना। तो क्या करता है 36 में, किसी विशेष मामलों की सुनवाई करेगा। और इस तरह से ये कार्य हो गए। और एक कार्य और याद रखना, अनुच्छेद 137 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब यहां से ध्यान रखना, इतने 36 हम 37 की बात आगे करेंगे अभी हम। देखिए जरा 37 ऊपर बात करते हैं अभी। 137 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 137 में यह बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने किसी न्याय को या अपना कोई निर्णय दे दिया हो, बहुत पहले दिया हो, और उस निर्णय को वो बदलना पड़ जाए, तो उसके बारे में यहां बताया गया है, जिसे कहा गया है पुनर्विलोकन। क्या बताया गया है, याद रखना, पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब है पुनः अपने न्याय पर पुनः केस सुनाना। कोई अगर किसी को फांसी दे दी जाए और उसे पुनः उसे माफ करना हो या कुछ की उसकी फांसी में कुछ कमी करनी हो, तो उसके बारे में कहाँ बताया गया है, तो 137 बताया गया पुनर्विलोकन। यह अगर कहा जाए भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, पुनर्विलोकन को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पुनर्विलोकन को कहां से लिया हमने, अमेरिकी संविधान से लिया है। तो ये एक अनुच्छेद ये आता है। अगला अनुच्छेद एक बहुत इंपॉर्टेंट, परामर्शीय न्याय। परामर्श देगा, परामर्श किसे देगा, तो राष्ट्रपति को। तो याद रखना, राष्ट्रपति लेगा किससे, न्यायाधीश, कौन से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से
राष्ट्रपति परामर्श लेगा। और ये परामर्श की बात कहाँ की गई है? 143 में बात कही गई है। इस परामर्श की बात 143 में की गई है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ये कुछ पॉइंट हुए। बचे हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ पॉइंट, जो कौन न्यायाधीश बना, जैसे कहा जाए पहले न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया बने। फिर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो फातिमा बीबी बनी। इसी तरह से हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो अन्ना चांडी बनी। इस तरह से अगला हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जैसे लीला सेठ है। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और आता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जज से न्यायाधीश बनने वाली महिला की बात करें तो इंदु मल्होत्रा, और पुरुष की बात करें तो सीकरी आते हैं। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट 2 पॉइंट याद रखना, क्योंकि वर्तमान में अभी जो यूयू ललित नियुक्त हुए हैं ये भी ऐसे ही है। ये दूसरे पुरुष हैं जो वकील से डायरेक्ट न्यायाधीश बने हैं। पहले पुरुष की बात करें तो सीकरी हो जाएंगे। महिला की बात करें, पहली महिला कौन है जो डायरेक्ट वकील से न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट में? तो इंदु मल्होत्रा। इस तरह से ये कुछ पॉइंट रहेंगे। इन पॉइंटों का एक वीडियो हम लोग कल देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और एक बात और, सभी लोग इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं, जिससे लोगों के पास पहुंच सके। हो सकता है आप लोग शेयर ना करते हो, मुझे विश्वास है आप लोग शेयर करते होंगे। तो अगर शेयर कर रहे हैं तो इसी तरह शेयर करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। जय हिंद।